एक ऐसी सच्ची कहानी है जो आपके अंदर जिंदा रहने का, लड़ते रहने का और हार नहीं मानने का जज्बा पैदा कर देगी। एक प्लेन जो उरुग्वे से चिली की राजधानी जा रहा था, वो एंडीज के बर्फीले पहाड़ों पर क्रैश हो जाता है। उसके पास बहुत ही कम खाने पीने की सुख सुविधा मौजूद थी और बिना हार माने वो उस जगह से सरवाइव कर जाते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं उन जाबाज रग्बी प्लेयर्स की कहानी आज के इस वीडियो में। amounts to a real miracle. नमस्कार दोस्तों, 12 अक्टूबर साल 1972 उरुग्वे से एक चार्टर एरोप्लेन चिली की राजधानी सैंटियागो के लिए टेक ऑफ करता है। उस प्लेन में बैठे थे उरुग्वे देश के कुछ हट्टे कट्टे रग्बी प्लेयर्स। हर साल अक्टूबर के महीने में ये टीम उरुग्वे से चिली की राजधानी सैंटियागो में जाती है और नेशनल टीम चिली की उसके साथ फ्रेंडली मैच लेती है। इस प्लेन को इस जगह से चिली की राजधानी सैंटियागो में जाना था और इसके बीच में आती है एंडीज माउंटेन रेंज। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिसमें 19 रग्बी प्लेयर्स थे, उनके फैमिली और फ्रेंड मिला के 21 थे और 5 क्रू मेंबर्स भी इस प्लेन में मौजूद थे। इस प्लेन के पायलट का नाम फेराडास था, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था। इनके पास 5117 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। इस प्लेन को उरुग्वे से चिली जाने में 3 घंटे लगते थे और इसी के बीच में आती थी एंडीज माउंटेन रेंज, और ये साउथ अमेरिका में स्थित सबसे दुनिया की लंबी माउंटेन रेंज है। हिमालय के बाद यही सबसे ऊंची माउंटेन रेंज आती है। ये प्लेन टेक ऑफ करता है। यहाँ पर उस प्लेन को जाना था, मतलब चिली की राजधानी सैंटियागो में उस प्लेन को जाना था, तो उसके बीच में जो वेदर था वो बहुत ही खराब हो रखा था। जगह का वेदर खराब होने के कारण ही पायलट डिसाइड करते कि कहीं तो भी रुकना चाहिए। प्लान करते कि अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में इस प्लेन को थोड़े समय के लिए उतार देना चाहिए और अगले सुबह मतलब 13 अक्टूबर को इस प्लेन को रवाना होना था वापस चिली की राजधानी सैंटियागो के लिए। अगला दिन 13 अक्टूबर को दोपहर को 2:18 पर यह प्लेन टेक ऑफ करता है और पायलट्स देखते हैं कि मौसम बहुत ही साफ नज़र आ रहा है। प्लेन को उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। 3:21 पर यह प्लेन धीरे धीरे डिसेंड करने लगता है और ये चिली की राजधानी सैंटियागो के बहुत ही करीब ये प्लेन आ जाता है। जैसे ही वो प्लेन डिसेंड करने लगता है, वैसे ही उस प्लेन में भयंकर टर्बुलेंस दिखाई पड़ते हैं और प्लेन ऊपर नीचे हिल रहा था बहुत ही भयंकर तरीके से, और पूरे बादल आसपास आ रहे थे और उस समय पायलट्स को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ वार्निंग साइंस बज रही होती है। पूरा प्लेन बादलों से कवर हो जाता है और उस प्लेन में ऐसे रग्बी प्लेयर्स बैठे थे जो कुछ निडर थे और उस सब का मजाक उड़ा रहे थे कि ये सब ऐसे ही हो रहा है। और उसमें से एक पैसेंजर को दिखता है कि बादल हट रहे हैं। जैसे ही उस प्लेन के आजू बाजू से बादल हट जाते हैं, वैसे ही उन्हें एक बहुत बड़ी चट्टान अपने सामने दिखती है और वो पैनिक में आकर प्लेन को ऊपर लेना चाहते थे। पायलट्स हड़बड़ा जाते हैं। पायलट्स मैक्सिमम पावर लगा देते हैं एल्टीट्यूड गेन करने के लिए, पर अफसोस बहुत देर हो जाती है। पीछे से जो 2 रोज थी, उनमें से 3 पैसेंजर बाहर उड़ जाते हैं। ये प्लेन पहले तो ऊपर जाता है और बाद में अचानक से नीचे आता है और यहाँ पर सेकंड कोलिजन होता है। लेफ्ट विंग प्लेन का टूट जाता है और ये प्लेन बहुत ही तेज़ी से नीचे आ रहा होता है और एक ग्लेशियर पर जाकर गिर जाता है। ये प्लेन 350 किलोमीटर की रफ्तार से ये प्लेन ग्लेशियर से स्लाइड होता हुआ नीचे आ रहा था 700 मीटर नीचे, और प्लेन का आखिरी टकराव हो जाता है। आखिरी टकराव पर सिर्फ 7 लोग ही मौजूद थे। 45 पैसेंजर्स में से अभी केवल 33 पैसेंजर ही मौजूद थे वहाँ पर। इस हादसे के बाद बहुत से लोग जख्मी हो जाती है, किसी को प्लेन के सीट लगती है। सभी लोग वहाँ पर रो रहे थे, चीख रहे थे। जब वो लोग प्लेन के अंदर मौजूद थे तब उन्हें गैसोलीन की स्मेल आ रही थी। वो बाहर आ जाते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर से भी नीचे। ठंड के कारण वो वापस अंदर चले जाते हैं।
वो प्लेन की सीट की मदद से खुला हुआ प्लेन का हिस्सा कवर करते हैं। हादसे के बाद जो 33 पैसेंजर थे वो सोचने लगते हैं कि ये तो ऐसे ही हादसा हुआ है, इसकी खबर आसपास तो फैली जाएगी और बस कुछ ही घंटों की बात है, हम कल सुबह निकल जाएंगे। पर यही इनकी बड़ी मिस्टेक थी। अगले दिन मतलब 14 अक्टूबर को ये पूरी उम्मीद लगाए हुए थे कि कोई ना कोई इन्हें रेस्क्यू करने आएगा, पर अफसोस कोई आता नहीं है इन्हें रेस्क्यू करने। इन सबके पास ही खाने पीने की बहुत ही कम सुख सुविधा मौजूद थी और चिली और उरुग्वे की इसमें पूरी खबर फैल गई थी कि यहाँ पर कोई ना कोई प्लेन क्रैश हुआ है और इसके पैसेंजर मिल नहीं रहे हैं। इसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी हो जाते हैं वहाँ पे। Aviation mystery of all time. इसके ही चलते एक प्लेन उस क्रैश वाले प्लेन से ऊपर से जाता है। सभी लोग हल्ला करते हैं। वो प्लेन उन्हें दिखाई नहीं देता क्योंकि वो प्लेन वाइट स्नो से ढका हुआ था। ये लोग सोचते कि प्लेन पर SOS लिखा जाए। प्लेन में जितनी भी लड़कियां मौजूद थी उनके वो लिपस्टिक लेते हैं और प्लेन पर SOS लिखते हैं, पर वो SOS आधा ही लिख पाते क्योंकि लिपस्टिक ख़त्म होती है। प्लेन में मौजूद कुछ सूटकेस के सारे वो एक X का सिंबल बनाते हैं ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो। उसी दिन इन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हवाई जहाज दिखते हैं। वो अपने हाथ हिलाते हैं उन्हें बताने के लिए कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, पर कुछ नहीं होता। पानी बनाने के लिए फीटो ने एक मेटल शीट से धूप को कंसंट्रेट करने का तरीका निकाला जिससे बर्फ़ पिघल जाए और बूंद बूंद करके वो पानी बोतल में गिरे। और कुछ पैसेंजरों ने सीट से जो गद्दे होते हैं वो निकाल कर शूज़ बनाए और कुछ पैसेंजरों ने सीट में से वूल निकालकर अपने लिए ब्लैंकेट टाइप बनाए। एक पैसेंजर ने बड़ी मुश्किल से एक रेडियो चालू किया और उस पर यह बताया जा रहा था कि अभी रेस्क्यू करने का जो मिशन था वो अभी बंद कर दिया गया है। सभी लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं, बहुत से लोग रोने लगते हैं। खाना ख़त्म होने के कारण ही कनेडा डिसाइड करते हैं कि इंसानों को अपना भोजन बनाया जाए। पहले कुछ लोग डिसएग्री करते, फिर मजबूरी के कारण उन्हें भी वो खाना पड़ता है। को समझ आता है कि अगर इन्हें इस जगह से सर्वाइव करना है तो इन्हें खुद से ही एफर्ट्स लगाने होंगे। ये सोचते हैं कि दूर पैदल चलकर ये उन सभी पैसेंजर के लिए मदद लाएंगे और ये दूर पैदल चलने का सफ़र शुरू करते हैं। सब लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो लोग बाहर जा रहे हैं इनको खाने का राशन थोड़ा ज़्यादा दे पाए, इसलिए क्योंकि वो बाहर जाकर मदद ढूंढेंगे। 15 अक्टूबर क्रैश के 33 दिन बाद ये जाते हैं हेल्प ढूंढने के लिए और जाते जाते इन्हें अपने ही प्लेन के पीछे का हिस्सा दिखता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। वहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन रेडियो भी था जिससे वो मैसेज सुन भी सकते हैं और मैसेज भेज भी सकते हैं। क्रैश के 2 महीने बाद ही ये 3 लोग जाते हैं हेल्प ढूंढने के लिए। इनके पास चढ़ने के लिए कोई भी औजार वगैरह कुछ मौजूद नहीं थे। वेस्ट की दिशा में जाने का मतलब उन्हें सबसे पहले चढ़ना होगा और वापस पहाड़ से नीचे उतरना होगा। वो गलत दिशा में जा रहे थे। विजिंटन डिसाइड करते हैं कि इन्हें वापस जाना चाहिए ताकि खाना बचा रहे उन 2 लोगों के लिए। इस पहाड़ी को इन्हें चढ़ने में 3 दिन लग गए थे, पर विजिंटन नीचे सिर्फ 1 घंटे में ही पहुंच गए थे। कनेसा और पराडो दोनों अकेले निकल जाते हैं पहाड़ पर चढ़ने के लिए। वो 3 घंटे बाद पहाड़ पर पहुंचते, पर उन्हें दूर दूर तक सिर्फ आइस के माउंटेन्स ही दिखाई देते हैं। पराडो और कनेसा कई दिनों तक हाइक करते रहते हैं और वो एक वैली में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें पानी मिलता है। 9 दिन तक ट्रैकिंग करने के बाद इन्हें इंसानों के कुछ अवशेष दिखाई देते हैं। इन्हें कुछ गाय दिखती हैं और इनसे चला नहीं जा रहा था क्योंकि ये बहुत थक गए थे। और नदी के किनारे उन्हें 3 लोग घोड़े पर सवार हुए दिखते हैं। उनमें से एक आदमी पराडो और कनेसा को देख लेता है और वो बोलता है टुमारो, मतलब वो कल आएगा। उस आदमी ने पराडो और कनेसा को एक पेपर दिया था और कनेसा ने अपनी जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सब लिखी और वो किसान समझ जाता है। वो किसान उन्हें पास के शहर में लेके जाते हैं।
और ये एक इंटरनेशनल स्टोरी बन जाती है। ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre ese tema, personas que no sí, empezamos a no contestar. फाइनली जाकर 22 दिसंबर को 2 हेलीकॉप्टर चिली के पहुंचते हैं उन बचे हुए सर्वाइवर्स को बचाने के लिए। टोटल में 16 लोग इस प्लेन क्रैश में बच जाते हैं। बहुत से लोगों की तबीयत खराब होती है, मेल नरिश रहते, हड्डी टूटती थी। चाहे तो ऐसी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो आपने सपनों में भी नहीं सोची हो, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पर सर्वाइवर्स ने किया। और आप जो भी ठान लो वो आप कर दिखा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे और भी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप मेरा हडसन रिवर वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें एक दूसरा प्लेन क्रैश हुआ था। हम प्लेन क्रैश नहीं बोलेंगे, जिसमें एक पायलट ने अपना प्लेन नदी पर ही लैंड किया था और उसमें एक भी पैसेंजर की जान नहीं गई। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।